गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो कैसे हो आप? ऑल वेल, सब बढ़िया एकदम। ओके, सो आज एक नया टॉपिक करते हैं। आज करेंगे हम लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट करेंगे एंड बायर्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि आखिरकार लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। सर जी, आज हमारा बर्थडे है। अच्छा, बर्थडे है तुम्हारा? क्या करें सुबह सुबह? बताओ, फरमाइश बताओ। देखो, डांस करने के लिए मत कहना, बाकी जो मर्जी कह दो, क्योंकि डांस तो हमारी बीवी भी हमसे ना करवा पाए, तुम तो क्या करवाओगे। चलो कोई बात नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट, आज तुम्हारा बर्थडे है, बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे विशेस के लिए। ऐसा तुम कह रहे हो सभी लोगों को, है ना? ठीक है, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद आपके माता पिता को, आपने ऐसा सुपुत्र पैदा किया। उनको मेरी तरफ से भी बधाई दे देना, है ना? आपसे ज्यादा वो इस बधाई के पात्र हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर हम जो आज कंसेप्ट पढ़ने वाले लेटर ऑफ क्रेडिट, या शॉर्ट में उसको एलसी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी जो है, मेनली यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में। कोई भी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, ओके, उसमें। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन में यहाँ पर एलसी का इस्तेमाल किया जाता है। यही लाइन को मैंने चौथी बार बोल रहा हूँ अलग अलग तरीके से, है ना? अभी इंजन गर्म हो रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा ना, 2-4 मिनट और लगेंगे इंजन को गर्म होते होते। तब तक ऐसी एक एक लाइन 4-4 बार अलग अलग तरीके से निकलेगी। सो हम कहाँ थे? हम एलसी की डेफिनेशन पे थे। ठीक है, अब आखिरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका, एलसी का? उसके लिए हम लेकर चलते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है राज फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड। राज फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम है राज फ्लेवर्स। अब राज फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करती है? वो काम करती है यहाँ पर आपका जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो, है ना, अलग अलग फ्लेवर्स की आती हैं जो,
एयरेटेड ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो वाली बनाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बनाने का काम है, ठीक है। अब ओब्वियस ये बनाती है और इसका इतना गजब काम है कि यहाँ पर आपका बाहर इसका एक्सपोर्ट होता है, विदेश में भी जाता है सामान ये इंडिया से, इतना इसका बढ़िया टेस्ट है, सब कुछ बढ़िया शानदार, यहाँ से इंडिया में से एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ से जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ना, ऑब्वियस है, तो यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से कहीं दूसरे देश में, तो वहां पर ये सामान जाता है, वहां के लोग इसको खरीदते हैं, और और खरीद फरोख्त कैसे होती है, इन्होंने सामान भेजा, उन्होंने पैसा दिया, बात खत्म, ठीक है। अब बात लेकिन इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती खत्म? क्योंकि जहां पर विदेश में सामान पहुंचाने की बात आती है, कि वहां के लोगों को ये लगता है कि हम राज फ्लेवर्स वालों को पैसा दे देंगे और ये सामान कल को भेजे ना भेजे, है ना। अब जैसे राज फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड का जो मालिक है, राज नाम का इंसान है, जिसका आज बर्थडे है। अब बर्थडे में इतना ज्यादा बिजी हो जाए कि पेमेंट तो उन्होंने कर दी, है ना, और ये इधर से सामान भेजे ना, समझ रहे हो बात, क्रोनोलॉजी। तो इसलिए यहाँ पर विश्वास है नहीं भाई साहब, है ना। तो बाहर का बंदा जो है, जिसने इनसे सामान मंगवाया, ओके, तब राज कहता है कि मैं सामान तो तभी भेजूंगा भाई जब तुम पैसा दोगे, और वो कहता है कि भाई सामान तुम भेजो, पैसा हम अब भेज देंगे। तो दोनों की आपस में हो जाती है गड़बड़, है ना। इस गड़बड़ को सुधारना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तभी तो आगे देश बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, है ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर आपका क्या होता है, बीच में एक मेरे जैसा समझदार इंसान आ जाता है, और वो समझदार इंसान आकर एक तरीका बताता है कि इसको कैसे हल किया जाए, ठीक है, कैसे हल किया जाए। हल करने का तरीके में वो यहाँ पर बीच में लेकर आता है बैंक्स को। आइए आपका इंतजार था, है ना, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। राज वहां पर आरती की थाली लेके बैठा होता है, जब बैंक वाले उसकी फैक्ट्री में आते हैं, है ना, और ये गाना गाता है, बेचारे का बर्थडे है, गाना गाना चाहिए कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 100,000, है ना, वो गाना गा रहा होता, आइए आपका इंतजार था। कैसी विडंबना है दुनिया की ना, खुद के जन्मदिन पे बंदा आरती की थाली लेके बैठा, दूसरों का स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक्स आते हैं, उससे बात बात करते हैं, है ना, और अब बात क्या करते हैं, बैंक कहते हैं कि भाई साहब देखो, राज भाई साहब, अपने घर की बात है, आप भी बढ़िया इंसान हो, आज आपका जन्मदिन है, आपको मुबारक हो, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी मुझे। वो कहता क्या भाई साहब? कहता है आपका जो ना वो जो एक फ्लेवर है ना, कौन सा फ्लेवर, वो आम पन्ना वाला फ्लेवर है ना, उसमें थोड़ा सा मीठा ना ज्यादा है, उसका मीठा थोड़ा सा कम करो यार। राज भाई साहब कहते चलो ठीक है कर देंगे, है ना। तो वो कहता मजा नहीं आता हूँ ना, मेरा बच्चा ना वो थोड़ा सा ज्यादा मीठा पीता नहीं है, थोड़ा सा मीठा अगली बार कम कर देना। राज कहता और बताइए, और कोई फरमाइश? अब तो मुझे आपकी फरमाइश सुननी पड़ेगी कि आप मेरी मदद करने वाले हैं, है ना। जब आपकी मदद मेरी हो गई, तब तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे बेटे के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगा जिसमें डबल मीठा डालूंगा, है ना। कोई बात नहीं, राज अंदर अंदर सोच रहा होता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाता है कि नहीं, अभी शांत रहना है, अभी हमें कुछ बैंक वाले से पंगे नहीं लेने, कि बैंक वाले अभी मेरी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो बैंक वाले अब कैसे मदद करेंगे?
ठीक है, बैंक वाले अब कैसे मदद करेंगे, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, इंजन मेरा गर्म हो चुका है ना, अब सीरियस बात करते हैं। बैंक वाले कहते हैं राज को कि भैया देखो कि हम आपको एक ऐसी सुविधा देंगे जिसके हिसाब से आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी, सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा और आपको पेमेंट भी टाइमली मिल जाएगी। कैसे? बैंक्स यहां पर क्या करते हैं, जो बैंक है वो यहां पर इन्वॉल्व होता है इस केस में, एक तो यहां पर ये वाला बैंक और एक बैंक होता है दूसरे देश का बैंक। ठीक है, दूसरे देश का बैंक। दूसरे देश का बैंक कौन सा? जो कि इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि इंपोर्टर का बैंक। ठीक है, इंपोर्टर का बैंक और जो ये वाला बैंक है, इंडिया का बैंक है राज वाला, इन दोनों का आपस में यहाँ पर टाई अप होता है। टाई अप मतलब इनका आपस में ऑब्वियस है कुछ ना कुछ लिंकेज वगैरह होता है, बैंक टू बैंक उनकी बातचीत होती है। तो ये जो इंपोर्टर का बैंक है ये यहाँ पर इंपोर्टर के पास जाता है और इंपोर्टर को कहता है कि ये कंडीशन तुम्हें पता है, मेरी इससे भी बात हुई थी, इस बैंक से बात हुई थी, अब तुमसे भी बात करने आया हूं यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक गारंटी दे सकता हूं, गारंटी दे देता हूं। और वो गारंटी क्या है? वो गारंटी ये है कि आप यहाँ पर आपको जो सामान है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर गारंटी जो है वो बनानी पड़ेगी। आपको मेरे साथ एक एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या होगा? उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होगा कि आपको सामान यहाँ पर मिल जाएगा और आपको सामान मिलने से पहले मुझे जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंपोर्टर जो है वो बैंक के साथ उसको करना पड़ता है। बैंक ऐसा एग्रीमेंट उसके साथ करता है और एग्रीमेंट के बदले में इंपोर्टर जो है बैंक वाले को कमीशन भी दे देता है। ठीक है, कमीशन भी मिल जाता है। ये बैंक क्या करता है? ये बैंक यही पेपर जो है, डॉक्यूमेंट जो है, जो कि गारंटी जिस पे लिखी हुई है, ये यहाँ पर इस बैंक को पहुंचा देता है। और ये बैंक क्या करता है? ये बैंक यहाँ पर राज फ्लेवर्स को बोलता है कि हमारे पास गारंटी आ चुकी है कि आप जो आपके पास पेमेंट है वो पहुंच जाएगी, आप टेंशन मतलब, वहां के बैंक ने गारंटी दी है, तो आप बेझिझक अपना सामान भेजो। राज फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक, एरेडिटी ड्रिंक जो भी है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता है और वो सामान जाकर यहाँ पर पहुंच जाता है। जो एक्सपोर्टर है वहां पर उस कंट्री के, और जो इंपोर्टर है ना, जो इंपोर्टर है उसकी, ये रहा इंपोर्टर है ना, ये इंपोर्टर है, इसकी कंट्री के डॉक यार्ड में, इसके कंट्री के जो शिप यार्ड है या जो प्लेन यार्ड है, जहां से प्लेन से आया है, शिप से आया, जहां भी आया, तो बॉर्डर पे वहां पर जो शिप यार्ड है वहां पर पहुंच जाता है ऑथोरिटीज तक, वो सामान पहुंच गया। ठीक है, इंपोर्टर को यहाँ पर अब विश्वास हो चुका है कि मेरे पास सामान पहुंच चुका है। अभी इंपोर्टर ने लिया नहीं है, लेकिन इंपोर्टर को विश्वास हो गया कि देख लिया, मतलब देख लिया इन द सेंस कि पता लग जाएगा कि हाँ सामान इंडिया में आ चुका है, जिस भी कंट्री में है, यूएसए में है, आ चुका है। अब यहां पर बात आती है, सामान तो आ गया, अब पेमेंट कहाँ आया? पेमेंट नहीं आई अभी तक। राज फ्लेवर कहता है सामान तो भाई साहब वहां पहुंच गया, पैसे तो लाओ, अपने बैंक को बोलेगा, है ना। तो यहां पर अब क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर की जाती है, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है उसका सामान। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए सिटी से बी सिटी में कोई सामान भेजा, और जो सामान भेजा वहां पर बी में कोई मेरा दोस्त XYZ जो है वो उसको रिसीव करने आ रहा है। अब जो मेरी लोकेशन है बी में, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की लोकेशन है बी में, अब यहां पर तो मैंने ABC मैं हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ए को वो माल दे दिया है, जो भी सामान भेजा नॉर्मली, चाहे घर का सामान हो, चाहे दुकान का हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी हो, उसको रिसीव वहां पर कौन करेगा? XYZ करेगा दूसरी सिटी में। अब ये सोचो कि अब ये जो बी है जहां पर ये सामान लेने जाएगा जिस लोकेशन पे, अब बी को क्या पता कि वही XYZ है जिसके लिए ABC ने सामान भेजा? कोई और ऐसे तो नहीं आ गया कि हाँ भैया मेरा 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 ले जाए सामान। ऑब्वियस है।
तो इसके लिए ए के पास जब मैं ये सामान यहाँ पर भिजवाता हूँ, सामान छोड़ता हूँ, तो ए मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना के देता है। जो मैंने सामान दिया है उसका एक डॉक्यूमेंट बना के देता है, एक प्रूफ बना के देता है। उस डॉक्यूमेंट को देसी भाषा में बिल्टी बोलते हैं, इंडियन लैंग्वेज में हम बिल्टी बोलते हैं उसको। ये बिल्टी का मतलब क्या होता है? बिल्टी का मतलब होता है कि आपने एबीसी ने मुझे ये सामान दिया, पूरे सामान का डिस्क्रिप्शन आ गया, और ये बिल्टी की एक कॉपी यहाँ पर क्या की जाती है, ये बिल्टी की कॉपी यहाँ पर एबीसी को दी जाती है। एबीसी इस बिल्टी की कॉपी XYZ को किसी दूसरे माध्यम से पहुंचा देता है। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, आजकल तो व्हाट्सएप भी माध्यम है ना, पहले टाइम पे चिट्ठी आया, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने का वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, तो वो काम करती थी। आजकल तो यहाँ पर व्हाट्सएप काम करता है ना। तो व्हाट्सएप पे यहाँ पर वो बिल्टी भेज दी गई उसको। XYZ वो बिल्टी एज अ प्रूफ दिखाने के लिए बी को दिखाएगा कि देखो यही बिल्टी थी, ये मेरे पास आ चुके हैं, यानी कि मैं बंदा सही हूँ, मैं बंदा जेन्युइन हूँ, मैं बंदा बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, मेरी किरण, मैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। ठीक है, तो ये प्रूफ के साथ यहाँ पर XYZ जो है बी के पास उम्मीद के साथ पहुंचता है कि वो उसको उसका सामान दे देगा। तो बी यहाँ पर XYZ को वो बिल्टी देखकर सामान दे देता है। ठीक है, ओके। सो जब ये सामान दे दिया जाता है, बिल्टी का सामान दे दिया गया, तो ऑब्वियस XYZ के पास सामान पहुंच गया। ओके, डन, है ना, बात खत्म। सेम उसी तरह से ये इंपोर्टर एक्सपोर्ट के केस में भी यही चीज काम करती है। उसमें क्या होगा, जो पोर्ट ऑथोरिटीज के पास सामान पड़ा है, ये पोर्ट ऑथोरिटीज सामान जो है वो इंपोर्टर को तब तक नहीं देंगी जब तक इंपोर्टर जो है उन ऑथोरिटीज को यहाँ पर आपका बिल जो बिल्टी है वो नहीं दिखाता। अब इस केस में जो हमारा ये इंपोर्टर का एक्सपोर्टर का केस है, इस केस में बिल्टी को हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं, लेडिंग है, LADING। किरण अब बूढ़ी आंटी हो गई है, भूल जाओ उसे। प्यार भुलाई नहीं भूलता, और प्यार कभी उम्र नहीं देखता। सो इसको बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है। ठीक है, और ये बिल ऑफ लीडिंग अब कौन देगा? ऑब्वियस है, राज फ्लेवर वाला बनाकर देगा बिल ऑफ लीडिंग। और बिल ऑफ लीडिंग वो बना देता है, वो क्या करता है, बिल ऑफ लीडिंग को इस बैंक को भेज देता है, अपने वाले बैंक को। ये बैंक दूसरी कंट्री में जो इंपोर्टर बैंक है उसको भेज देता है। अब इंपोर्टर बैंक इंपोर्टर को कहता है, जनाब बिल ऑफ लीडिंग हमारे पास है, अगर आप अपना माल छुड़वाना चाहते हो, अगर आप अपनी माँ को छुड़वाना चाहते हो, तो आपको हमारा ये काम करना पड़ेगा, इतनी फिरौती हमें देनी पड़ेगी, है ना। तो सिंपल, बैंक वाले यही कहते हैं, अगर आप अपना सामान छुड़वाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इतनी फिरौती देनी पड़ेगी, इतना पैसा देना पड़ेगा, आपके बिल ऑफ लीडिंग हम दे देंगे, उधर से आप हमें पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो वही चीज बैंक वालों के पास इंपोर्टर जो है पैसा पहुंचा देता है, और बैंक वाले उसके बदले में उसको बिल ऑफ लीडिंग दे देते हैं। और वो बिल ऑफ लीडिंग देकर जाता है पोर्ट अथॉरिटीज के पास, वहां पर जाकर बिल ऑफ लीडिंग दिखाकर अपना सामान रिलीज कर लेता है, और ये पैसा यहां से इस बैंक से पहुंच जाता है इस बैंक में, और इस बैंक से राज फ्लेवर के पास पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपोर्टर हो जाता है खुश, और इंपोर्टर भी हो जाता है खुश। एक्सपोर्टर अपनी बर्थडे की पार्टी मनाता है रात को, है ना, रात को सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय हार्ड ड्रिंक से अपनी पार्टी मना रहा है, और ये एक्सपोर्टर आगे बेच रहा है सामान को, है ना, वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है, यहाँ पर हार्ड ड्रिंक चल रही है, सब जगह ड्रिंक ही ड्रिंक हो रही है, किसी को पता ही नहीं हो क्या रहा है, बस हो रही है, चल रहा है जो चल रहा है ना। और इसी के साथ ये कहानी की समाप्ति होती है हमारी, है ना। ये जो कहानी हमने बात की अभी, बहुत ही उम्दा एक कहानी आपके सामने पेश की गई थी, और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी के बदले में यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तारीफ के दो शब्द मुझे जरूर कहेंगे। लेकिन अब ये कहानी बताई क्यों मैंने? ये कहानी क्यों बताई? इस कहानी में अब आता है असली ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि जो यहाँ पर
जो यहाँ पर आपका ये गारंटी दी गई थी, जो ये गारंटी दी गई थी, वो गारंटी जो है वो उस गारंटी को यहां पर कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसमें उसको कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो गारंटी दी गई थी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर ये बैंक बनाएगा, इंपोर्टर का बैंक, ठीक है, और उससे कमीशन चार्ज करेगा इंपोर्टर से, और वो इंपोर्टर को देगा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर एक्सेप्ट करेगा, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर इस बैंक को भेज दिया जाता है। और इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर यहाँ पर राज फ्लेवर्स यहाँ पर एक विश्वास करके कि दूसरे बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट आ चुका है, उस पर विश्वास करके अपना सामान भेज देता है। और लेटर ऑन बाद की जो ट्रांजेक्शन मैंने समझाई वो वैसी की वैसी ही होती है। और इसके बदले में ये कमीशन चार्ज करता है इंपोर्टर से, और जो कमीशन होता है वो इस बैंक के पास भी जाता है, क्योंकि ये बैंक ने भी तो उतनी मेहनत की है, ये बैंक भी तो इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। हाँ ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है कमीशन, लेकिन जाता है। कमीशन मत पूछना कितना होता है, वो वेरी करता है बैंक टू बैंक, कस्टमर टू कस्टमर, कितना बड़ा कस्टमर, छोटा कस्टमर, रेगुलर कस्टमर वगैरह वगैरह, और बैंक कौन सा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, इतना समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है। चलो यहां पर अब क्या होगा कि जैसे एक ने सवाल पूछ लिया कि इन केस अगर मान लीजिए पैसा नहीं दिया जाता, अगर मान लीजिए इंपोर्टर पैसा देने से मना कर देता है, पहले ही चीज तो पैसा देने से अगर मना कर देता है तो ऑब्वियस है उसको बिल ऑफ लेडिंग दिया ही नहीं जाएगा, तो वो सामान रिलीज ही नहीं होगा, है ना। बस इतना है कि जब सामान ही नहीं रिलीज होगा तो हाँ वापस इसको वापस आ जाएगा राज फ्लेवर्स के पास, लेकिन उसका खर्चा बड़ा वो फिर लगेगा, है ना। तो इन केस चलो ऐसा कोई केस हो भी जाता है कि नहीं भाई उसको बिल ऑफ लेडिंग दे भी दिया गया, उसको बिल ऑफ लीडिंग दे भी दिया और उसने सामान उठा भी लिया, पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या होगा। तो देखो जैसे मैंने बैंक गारंटी में आपसे बीजी में बात की थी, बीजी में क्या था, बैंक बैंक ने गारंटी दी थी, तो बैंक वहां पर लाइबल था। उसका उसका काम अगर ढंग से नहीं हुआ, क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ, तो बैंक लाइबल था उसका पैसा चुकाने के लिए, क्योंकि बैंक ने कमीशन लिया था। सेम उसी तरह से यहाँ पर आपका इसने भी कमीशन ली है, इस बैंक ने गारंटी दी है, ये बैंक गारंटी दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर, तभी तो राज फ्लेवर्स ने सामान भेजा उन पे विश्वास करके। अब बैंक ने तो गारंटी दी है कि पैसा मिल जाएगा, राज फ्लेवर तो बैंक वालों को पूछेगा ना, उसको इंपोर्टर से क्या लेना देना, वो तो बैंक वाले से पूछे भाई साहब आपने गारंटी दी थी, आप तो मुझे पैसा दो, बाकी मुझे नहीं पता आप उससे कैसे वसूल करते हो। तो यहाँ पर बैंक लाइबल होता है अगर पैसा नहीं दिया जाता तो। हाँ एग्जिम बैंक भी करता है, कई बैंक्स करते हैं, ठीक है, वो सभी बैंक्स करते हैं। हाँ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वहां नहीं होती एलसी, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज का फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, ओके सर, अगर एलसी तोड़ना है तो पूरा तोड़ेंगे या पार्ट तोड़ सकते हैं, मतलब एलसी तोड़ना है यार, ये मतलब एलसी कहाँ तोड़ना है, किसने कहा तोड़ना है, ये अलग बात है, मैं नींद में हूं, लेकिन इतनी इतनी ज्यादा नींद तुम्हें तो नहीं आनी चाहिए कि तुम एलसी तोड़ने की बात कर रहे हो यार। मतलब पेमेंट डिफॉल्ट में, अच्छा एलसी हमेशा इंपोर्टर बैंक, हाँ जी इंपोर्टर बैंक इशू करेगा, शुरुआत यहीं से होगी इंपोर्टर बैंक से। सर इंपोर्टर बैंक से एलसी जारी करता है, हाँ एलसी जारी करता है, मतलब मीरा मोदी पे आएंगे केस। रिवॉल्विंग एलसी हम लेते हैं जैसे सर, भाई इंटेलिजेंट बच्चा रिवॉल्विंग एलसी पे पहुंच गया भाई, अभी तो हमने एलसी का हाथ पैर सीखा है, ये तो सीधा दिमाग पढ़ने लग गया एलसी का, सीधा रिवॉल्विंग एलसी, क्या बात है यार, आपको तो बहुत गजब वाली नॉलेज है, मेरे से पूछी क्यों रहे, जब जिस बंदे ने रिवॉल्विंग एलसी नाम ले लिया उस बंदे को तो बहुत गजब वाली नॉलेज है, बंदा फिर मेरे से पूछ क्यों रहा है, जानते तो हो ही आप ऑलरेडी। अच्छा ये अलग है सर, देखो खुद ही जवाब खुद ही सवाल, है ना,
आप में से किसी को पता है रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है? सर बस टेंडर में डालता हूँ लेकिन डिटेल पता नहीं है सर। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिकल बताया है। बस इंडिया में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज किसको चाहिए इंडिया में? आएंगे आएंगे, रिवॉल्विंग एलसी पे भी आएंगे। ठीक है, तो टेंडर डाल दो भाई साहब, तुम्हारी क्लास में एक्सपोर्टर इंपोर्टर लोग बैठे हैं, कंपटीशन देखो कितना तकड़ा जा चुका है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं वो लोग भी क्लास में बैठे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं मेरे से। या तो बैंक एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा ऊपर हो चुका है, या फिर मेरी क्लास का लेवल इतना ज्यादा ऊपर हो चुका है, बिजनेसमैन लोग भी मेरी क्लास में आके बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं। कल को ऐसा ना हो कि आपके पापा मम्मी मेरी क्लास में आके अपने बिजनेस को समझने के लिए मेरे से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो कि बैंक में लोन कैसे जाए लेने के लिए, आपके साथ आपके पापा भी क्लास ले रहे हो मेरी, है ना? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में हो सर? अरे भाई साहब, ये तो बंदा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है यार। कमाल ही होगी, क्या चल रहा है आज मेरी क्लास में? ऑलरेडी जॉब में बैठा बंदा मेरी क्लास ले रहा है यार। आरईसी लिमिटेड में? फिर यहाँ कहाँ कर रहे हो? आरईसी लिमिटेड बढ़िया है यार। मैं भी एयरफोर्स में हूँ, चलो बढ़िया यार। विमान उड़ा रहे हो, कैसा चल रहा है फिर आजकल? रफेल वफेल उड़ाया आपने सर? हाँ? अच्छा, एमटीएस डिपार्टमेंट, फिर ठीक है। चलो पापा पास बैठे करें, आगे करें। बातें बहुत करते हो यार तुम लोग यार, इधर उधर की बहुत बातें करते हो। बहुत, तुम्हारे मन में ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत है यार तुम्हारे लिए। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन, तभी तो तुम एग्जाम क्लियर नहीं होता, तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इधर उधर की बातों से। तुम्हारे कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तुम मुझे बातों में लगा देते हो। इम्पोर्टर बैंक करता है जाके। यार मूव ऑन की याद मत दिलाया करो सुबह सुबह ना तुम यार, फिर पुरानी बातों में मेरे को उलझा देते हो। यादें आ जाती हैं पुरानी, मूव ऑन मत बोला करो यार। यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो चार्ट पढ़ो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। यादें किसी दिल जाना के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें। सॉन्ग मत गाओ सर, पढ़ेगा ऐसे क्यों? आजकल पढ़ लोग पढ़ाते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का हल्का चलता रहता है ना, बिल्कुल एकदम लाइट म्यूजिक सा, इंस्ट्रूमेंटल। शिपिंग कंपनी एलसी ही देख रही थी। हम्म। पढ़ लिया, डन, समझ में आ गया? चार्ट समझ में आ गया जो मैंने अभी बात की? ये जो सेंड क्रेडिट रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट शब्द जहां लिखा है उसका मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है।
आगे चलें। चलो, अब ये पढ़ो, आराम से 10-15 मिनट तक पढ़ते रहो, है ना। मैं भी तब तक सो जाता हूँ, जब हो जाए तो मेरे को जगा देना। तुम करो, मैं तब तक ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूँ। सर आप भी साहब समझाओ, नहीं समझ में आ रहा, क्या पटक दिए हो। ले, मुझे समझ में आता तो मैं तुम्हें क्यों कहता पढ़ने के लिए। मुझे भी नहीं पता, ये तो पता नहीं कहाँ की ये, कहाँ से ये चार्ट आ गया। मेरी पीपीटी में चार्ट आया कहाँ से ये, मुझे तो यही नहीं पता। रीइंबर्सिंग मीन्स, रीइंबर्सिंग मतलब रीइंबर्स करते हैं ना, है ना, वही रीइंबर्स। बस गूगल पे टाइप करो, मतलब पता लग जाएगा रीइंबर्सिंग का। आ गया समझ? किस किस को समझ में आ गया? एक मिनट, कमी साहिल कहता मेरे को आ गया। ऐसा, तुम्हें अगर ये समझ में आ गया ना, तुम शादी का जीवन बड़ा सुकून से बिताओगे। तुम बड़े सुकून से बिताओगे शादी, तुम्हारी बड़ी अच्छी जाएगी तुम्हारी जिंदगी, शादी, मैरिज लाइफ। क्योंकि ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है ना जो सामने लिखी हुई है, वो बीवी की बातों से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो बीवी की बातें जरूर समझ में आ जाएंगी, है ना। जो कि हमेशा मुंह फुला के बैठी होती है, उससे पूछो कि क्या हुआ, बोलेगी नहीं, है ना। क्या हुआ 2 बार पूछोगे, बोलेगी नहीं, तीसरी बार पूछो, बोलेगी नहीं। फिर आप पक जाओगे, आप जाकर अपना काम करने लग जाओगे, बैठ जाओगे, फिर बोलेगी। बस तुम्हें तो यही है, मेरी तो कोई परवाह है नहीं, तुम तो सारा दिन काम करते रहते हो, मेरे से तुमने एक बार भी पूछा मैं क्यों नाराज हूँ, है ना। तो ये सिचुएशन आपकी हो जाती है। तो ये, अगर तुमने ये समझ लिया ना, तो वो तो समझ आ ही जाएगा। आप खतरे में हमने सुन रहे हैं, ये स्टूडियो है, ये अपने घर से कुछ तो दूर है, अपने घर पे नहीं है इस टाइम पे, है ना। घर से काफी मीटर की दूरी पर ये स्टूडियो बनाया गया है, ताकि यहाँ पर मैं खुलेआम अपने दिल की बात रख सकूं और कोई सुन ना पाए, है ना। साउंड प्रूफ कमरा है ये, बाहर भी नहीं जाती कमरे के बाहर आवाज।
पढ़े आगे, बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हो तुम लोग यार, बार बार ना बातों में लगा लेते हो तुम लोग इधर उधर की। यार पढ़ाई करने आए, यहाँ बीवी बच्चों की बातें कौन करता है। तो यहाँ पर क्या है देखो बच्चा, यहाँ पर ऑन अ सीरियस नोट, अब सीरियसली आते हैं बात पे। यहाँ पर आपने बहुत सारे ना बैंक इन्वॉल्व होते देखे, बैंक अलग अलग टाइप के बैंक देखे होंगे, है ना। लाइक दिस में आपने एक इश्यूइंग बैंक पढ़ा होगा, इसमें आपने कंफर्मिंग बैंक पढ़ा है, नेगोशिएशन बैंक पढ़ा है, एडवाइजिंग बैंक पढ़ा है, रीइंबर्सिंग बैंक पढ़ा है ना। सारे के सारे आपने पढ़े हैं यहाँ पर, मतलब एक जस्ट पढ़ा है आपने, है ना। एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, मैं पिछले चार्ट पर वापस लेके चलता हूँ जो हमने यहाँ बनाया था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन आई होप कि आपको फिर भी समझ में आ रहा होगा कौन सी चीज कहाँ लिखी थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या कहा था, ये वाला बैंक जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का बैंक है, ये दोनों का आपस में टाई अप होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो कि जरूरी है कि ये जो बैंक है इंपोर्टर का या एक्सपोर्टर का जो बैंक है, उसका टाई अप उसी बैंक से हो जो इंपोर्टर का बैंक है। समझ रहे हो। अब मान लीजिए कोई एलसी बनाता है, एलसी इंपोर्टर का बैंक तो बना देता है, लेकिन उस एलसी के साथ जिसने टाई अप करना है एक्सपोर्टर के बैंक ने, तो एक्सपोर्टर का बैंक ये काम ना करता हो। और हो सकता है एक्सपोर्टर का बैंक जो है उसका इंपोर्टर के बैंक के साथ टाई अप होता ही ना। टाई अप ऐसे थोड़ी ना कि चलते फिरते टाई अप हो गया। टाई अप तो बड़े लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे होंगे, ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि ये बैंक एक दूसरे के साथ टाई अप करेंगे। तो ऑब्वियस है कि इन सब चीजों के लिए अगर ऐसा कुछ है कि दो ही बैंक का दोनों का आपस में टाई अप है, देखो मतलब कोइंसिडेंस कैसा है, कोइंसिडेंस ऐसा है कि इंपोर्टर का जो बैंक है वो बैंक एलसी जारी करता है, और वही यहां पर एक्सपोर्टर का बैंक है, वही बैंक है जिसने यहां पर जिन दोनों बीच में टाई अप है। ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन एक चांस बहुत रेयरेस्ट हो सकता है ना, ऐसा हो। तो ऑब्वियस है ऐसी चीज को कवर करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन नहीं होगी। इस चीज को कवर करने के लिए हम यहां पर कुछ और बैंक्स पे इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, बीच में कुछ और बैंक्स आ जाते हैं। ये बैंक मान लीजिए एक और बैंक आ गया, और बैंक क्या करेगा, ये बैंक का मान लीजिए इसके साथ डायरेक्टली टाई अप नहीं है, लेकिन इस बैंक का इस टाई अप है, और इस बैंक ने इस बैंक के साथ टाई अप कर लिया, तो फिर एक बीच में और एक और बैंक इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, राइट। फिर क्या होता है, कई बार चीजें होती हैं कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया, तो हो सकता है जो बैंक यहाँ पर राज फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड का जो बैंक है, वो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट में डील ही ना करता हो, वो लेटर ऑफ क्रेडिट का डीलिंग ही नहीं करता हो, वो यहाँ पर उसका फंक्शन ही ना हो लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, व्हाटसोएवर। तो फिर ऑब्वियस है कि ये बैंक जिसके साथ करेगा उसको ऐसा कोई बैंक ढूंढना पड़ेगा जो एलसी का काम करता हो, और जो इसके साथ कनेक्टेड हो, या इसके साथ ना कनेक्टेड हो, इसके साथ कनेक्टेड हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इतने सारे बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अलग अलग लेवल पे थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ फंक्शंस कर रहे हैं, जो फंक्शन हो सकता है एक ही बैंक करे। ये जितने भी चीजें दिख रही हैं, चाहे एडवाइजिंग का काम हो, रीइंबर्सिंग का हो, कंफर्मिंग का हो, नेगोशिएशन का हो, ये चारों के चारों हो सकता है काम जो है एक ही बैंक करे। हो सकता है इनमें से कोई दो काम जो है एक बैंक करे, हो सकता है इनमें से कोई तीन काम एक बैंक करे, हो सकता है ये चारों के चारों काम एक ही बैंक करें, और हो सकता है कि चारों के काम अलग अलग बैंक करें। गेटिंग माई पॉइंट, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये ऐसे इसलिए ये इतने सारे बैंक इसमें शामिल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस चार्ट को, इस चार्ट में काम वही हुआ है जो लेटर ऑफ क्रेडिट में होता है। काम वही हुआ है अल्टीमेटली कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया चीजों का, उसके बदले में जारी की गई एलसी जारी की गई है, एलसी जारी की गई, एलसी वहां पर पहुंची है दूसरे में। अब दूसरे तक एलसी जो पहुंची है, वो रूट उसका थोड़ा सा अलग हो गया। एलसी पहुंचाने का रूट अलग हो गया कि एलसी जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर आपकी बनी, इश्यूइंग बैंक जो इंडिया का बैंक है जिसने इश्यू किया था, मतलब इंडिया का जो भी कंट्री का बैंक है, इंपोर्टर बैंक है, उसने इश्यू की लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक के पास पहुंच गई। एडवाइजिंग बैंक ने एक्सपोर्टर को एलसी दिखा दी कि एलसी भाई साहब आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करता एडवाइजिंग बैंक, ये सिर्फ सिर्फ एक एलसी को रिसीव किया और उसने इसको दिखा दिया, दैट्स इट, इसका काम यही है।
उसके बाद फिर से वो चीज सारी सारी जो हुई है, आपका एक्सपोर्ट किया गया सामान, और इधर यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी भेज दी गई। डॉक्यूमेंट भेज देंगे, डॉक्यूमेंट किसके पास भेज देंगे? नेगोशिएशन बैंक ये काम करता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट इसने यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक को भेजा। कंफर्मिंग बैंक कौन है? कंफर्मिंग बैंक इश्यूइंग बैंक और जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है, इनके बीच का एक कंफर्मिंग बैंक है। ये दोनों लेवल पर उधर भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा, दोनों के बीच में एक बिल्कुल एग्जैक्ट मध्यस्थता का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, कंफर्म करेगा कि भाई माल जा चुका है और बिल ऑफ लेडिंग आ चुका है। माल भी जा चुका है, बिल ऑफ लेडिंग भी आ चुका है मेरे पास, तो ओके डन है भाई। इश्यूइंग बैंक को बोल दिया जाता है कंफर्म, वी हैव कंफर्म्ड दिस, बिल ऑफ लेडिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव्ड, है ना। और अब का एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पर आती है बारी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की, जो कि यहाँ पर आता है इश्यूइंग बैंक यहाँ पर रीइंबर्सिंग बैंक से बात करता है कि भाई साहब कंफर्मिंग बैंक ने कंफर्म कर दिया कि बिल ऑफ लेडिंग उसके पास है, अब बारी है किस चीज की? अब बारी है यहाँ पर आपकी पेमेंट करने की। तो पेमेंट कर दी जाए। इश्यूइंग बैंक कहता है कंफर्म करते हैं बिल ऑफ लेडिंग है, सामान आ चुका है, अब पेमेंट कर दी जाए। और पेमेंट यहाँ पर उसी दौरान जब यहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग उसको दिया गया है, तो उसी दौरान यहाँ पर रीइंबर्सिंग बैंक, जो रीइंबर्सिंग का मतलब क्या होता है? पैसा देना, जो पैसा यहाँ पर आपको देता है, तो पैसा यहाँ पर दे दिया जाता है। एक और बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, नेगोशिएशन बैंक, जो कि यहाँ पर फाइनलाइज करता है डील को, और वो यहाँ पर पैसा उसके बाद पहुंच जाता है। इधर से बिल ऑफ लेडिंग इसके पास पहुंच जाते हैं कंफर्मिंग बैंक के थ्रू, इश्यूइंग बैंक के थ्रू, क्योंकि उसने पेमेंट कर ही दिया है, और ये फंड्स जो है ट्रांसफर कर देता है आपका इश्यूइंग बैंक को। इश्यूइंग बैंक यहाँ पर पैसा रिसीव कर लेता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रीइंबर्सिंग बैंक इन्वॉल्व होने की वजह से जो इंपोर्टर है उसको पहले पैसे नहीं ट्रांसफर करने पड़े, उसने बाद में ट्रांसफर कर दिए। ये चीज पहले भी हो सकती है, फंड्स जो है ट्रांसफर पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन दी बैंक। वो बैंक किस तरह का है, वो बैंक आपके बिहाफ पर पहले पेमेंट कर देता है, वेल एंड गुड है। नहीं पहले पेमेंट करता तो कोई बात नहीं, इंपोर्टर भी उसकी पेमेंट कर सकता है। तो ये चारों के चारों बैंक जो है, एडवाइजिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएशन बैंक, फिर से कहूंगा एक भी बैंक हो सकता है, और हो सकता है चार अलग अलग बैंक हो। ये अलग अलग तरीके के फंक्शन है जो एलसी में परफॉर्म होते हैं, और वो बैंक्स से जितने ज्यादा बैंक इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियस है कमीशन भी वो अपना अपना चार्ज करेंगे ही करेंगे अलग अलग स्टेप पर। ठीक है, आई होप कि अब ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही होगी, जिनको पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। अब इस चार्ट को समझने के बाद आप अपनी शादी के लिए एकदम तैयार हो। आप बड़े हो चुके हो, है ना। अब आपकी शादी की जा सकती है, आप शादी के लायक बन चुके हो। ठीक है, आपको मैंने एक जिंदगी का एक सार दे दिया है। संडे को आ रहे हैं ना सर? हाँ जी, हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं संडे को, 21 तारीख को दोपहर को 1 बजे। मैं भी आ रहा हूँ, हर्षल सर भी आ रहे हैं, और अंकुश सर भी आ रहे हैं। सारे प्रोसेस में कितना लगभग डिपेंड अपॉन दी यार, कितनी दूरी है, सामान कितना पहुंचता है ना। नॉर्मल 90 डेज, 180 डेज, कितने भी हो सकते हैं। कौन कौन आ रहे हैं फिर से बोलिए सर। पटना में आ रहे हैं, पटना पटना। अलग फंक्शन के लिए अलग अलग, बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, हर्षल सर आ रहे हैं, अंकुश सर आ रहे हैं पटना में संडे को 21 तारीख को 1 बजे आप सबसे मुलाकात करने। हाँ जी, अंकुश लांबा, और कौन है? अंकुश सर का मतलब अंकुश सर एक ही है यार, और कौन आ गए? अंकुश लांबा ही है। सर जब कुछ इंपोर्ट किए गए शिप से और कोई नेचुरल डिजास्टर सी में आ जाए तब एलसी एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। बड़ी खतरनाक सोच है तुम्हारी यार, बड़ी खतरनाक सोच है। अच्छी सोच है, पूरी नेगेटिव सोच है एकदम, है ना। ये जब इतनी ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उन सबका इंश्योरेंस भी होता है ना। ये इंश्योरेंस के बिना ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगी वो चीज। अगर इंपोर्टर पेमेंट ना करे तो कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा? जो बैंक ने स्टार्टिंग की थी, जिसने एलसी इश्यू किया था, इश्यूइंग बैंक। हाँ, सभी में पैसा बटेगा, सभी में बटेगा कमीशन, जो भी बटेगा।
बिल्कुल, इंश्योरेंस के बिना तो आगे काम ही नहीं बनता। गाड़ी मतलब कि वो डॉक यार्ड से शिप भी नहीं निकलेगी इंश्योरेंस के बिना। जैसे गाड़ी आपके शोरूम में इंश्योरेंस से बिना नहीं निकल सकती ना, गाड़ी शोरूम से कंपल्शन है इंश्योरेंस कराना, वैसे इसमें हिसाब होता है। एलसी में लोन फैसिलिटी मिलता है, अभी आते हैं, अभी कौन सी क्लास एंड हो गई, अभी तो पढ़ना बहुत कुछ बाकी है। मैम नहीं आ रही यार, मैं अकेला ही आ रहा हूँ, है ना। मैम नहीं आ रही, ये बड़ा शॉर्ट टूर बनाया ना, है ना। कहीं कोई और लंबा टूर बनता ना, मैम को लेके आते हैं, आना जाना ही हो रहा है यार, क्या करेंगे। फिर वो पृथ्वी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, और दूर भी है ना मेरे घर से, मुझे दिल्ली आना पड़ता है, पहले दिल्ली का सफर, फिर आगे प्लेन में, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलें आगे बढ़े। ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है ना, ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, ये आप अपने लेवल पे पढ़ लेना सारी चीजें। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ सब चीजें। ये तो हो गया आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये सारी चीजें पढ़ लेना, मैंने सब समझा दिया है, ठीक है। ओके, ये उनके बारे में लिखा है, कौन क्या क्या काम करता है, पार्टीज कौन कौन सी होती है, एप्लीकेंट, बायर, इशूइंग बैंक, बेनिफिशियरी वगैरह वगैरह, ठीक है। नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक क्या काम करता है, सब अपने लेवल पे आप पढ़ लेना, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी ही हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट पे, ठीक है। टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट पे सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट। एक्सेप्टेंस क्रेडिट यहाँ पर कहते हैं किसको, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लेटर ऑफ क्रेडिट आर ऑफन साइट क्रेडिट्स व्हिच रिक्वायर क्विक पेमेंट ऑफ बिल ड्रॉन्स बाय द बेनिफिशियरी। ये नॉर्मल जो यहाँ पर आपके लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट, वो एक प्रकार से आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट है, कि आपको नॉर्मल जैसे ही क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में गया, सामान भेजा और वहां पर पेमेंट हो गई। Revocable credit. A revocable credit can be changed or terminated by the issuing bank without prior notification to the beneficiary. बिना बेनिफिशियरी के नोटिफिकेशन के दिए यहाँ पर आप उसको टर्मिनेट या बदल सकते हो। इररेवोकेबल क्रेडिट में यहाँ पर कैन नॉट बी अल्टर्ड और कैंसल्ड विदाउट द बेनिफिशियरी अप्रूवल की जरूरत होती है। Confirmed credit. Confirmed credit, if a bank that advises the credit to recipient add its confirmation to the credit, it is referred to as the confirmed credit. तो यहाँ पर क्या किया गया है, बैंक यहाँ पर कंफर्मेशन जब उसकी ऐड कर देता है कि हाँ भाई वी कंफर्म दैट यहाँ पर ये ओके है, बिल्कुल सही है यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो एक कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट बन जाता है। और कंफर्म जब हो जाता है, इरिवर्सिबल नहीं होता, मतलब जो इरिवर्सिबल चीज है वही यहाँ पर कन्फर्म की जा सकते हैं, उसको वापस नहीं लिया जा सकता किसी चीज को। ट्रांसफरेबल क्रेडिट ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक्सपोर्टर है ना, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्टर ही एग्जैक्टली वो काम कर रहा हो, वो किसी और को भी यहाँ पर आपका किसी और से भी यहाँ पर सामान ले रहा है, ठीक है, किसी और से सामान ले रहा है और जस्ट उसको एज अ मीडिएटर कहीं पर आगे एक्सपोर्ट कर रहा है ना, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर आपका ऐसा कोई लेटर ऑफ क्रेडिट हम जारी करते हैं जो आगे फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है किसी एक्चुअल ओरिजिनल पार्टी को ना, ठीक है। बैक टू बैक क्रेडिट, इसमें वही चीज होगी, इज टू एक्वायर अनदर क्रेडिट फ्रॉम हिज बेनिफिशियरी बैंक इन फेवर ऑफ द सप्लायर कंटिन्यूसली। यहाँ पर आप ऑब्वियसली जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पर काम करते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया ठीक है शांति होगी, नहीं, वो ऑब्वियस उनको बैक टू बैक कंटिन्यू यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो जारी करते रहने पड़ते हैं, और वो चीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती रहती है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट दूसरा तीसरा, मतलब ये बैक टू बैक वैसा नहीं है कि बैक टू बैक जारी हो रहे हैं, मतलब एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट है उसी को इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि बार बार वो काम आ जा रहा है। एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट, ग्रीन क्लोज और रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट तीन होते हैं।
रेड क्लोज में क्या होता है? रेड क्लोज में बेनिफिशियरी इज ओनली एंटाइटल्ड टू पेमेंट आफ्टर डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड इनवॉइस। ओके, तो यहां पर आपका उसको बेनिफिशियरी को तभी पेमेंट होगी जब वह डॉक्यूमेंटेशन और इनवॉइसेस जो है डिलीवर कर देता है आपका नेगोशिएटिंग बैंक को। और ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट में यहाँ पर क्या होता है? ये एक इंप्रूवमेंट है रेड क्लोज का। यहाँ पर दिस सॉर्ट ऑफ एलसी नॉट ओनली अलाउज फॉर प्री शिपमेंट एडवांसेस बट आल्सो फॉर एक्सपोर्टर एडवांसेस टू कवर स्टोरेज एट द पोर्ट ऑफ द शिप। तो इसमें यहाँ पर आपका ऑलरेडी पेमेंट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर इवन जो स्टोरेज का खर्चा होता है वो भी यहाँ पर दे दिया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जाता है। तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जब इश्यू किया जाता है तो उसको ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, although the amount of credit is fixed, it can be renewed as soon as the previous payments are paid। तो यहाँ पर ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाएगा और उसी लेटर ऑफ क्रेडिट को बार बार रिन्यू कर दिया जाता है। जैसे ही प्रीवियस पेमेंट हो जाती है फिर से वही लेटर ऑफ क्रेडिट काम आ जाएगा, फिर से पेमेंट होगी, फिर से वही काम आ जाएगा, बार बार वही सेम लेटर ऑफ क्रेडिट आपका रिन्यू करते किए जाता रहता है। ठीक है, करते रहते हैं उसको। तो ये सारा का सारा टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर हुआ। इन सबके पीछे यहाँ पर आईसीसी इन्वॉल्व है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है ना, क्रिकेट के फैन, ये है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब देखो पूरी दुनिया में यहाँ पर कितने सारे देश हैं, कितने सारे देश हैं पूरी दुनिया में। अब सभी देशों में अपने अपने कानून है ना। अब वो ऑब्वियस है कि एक देश का लेटर ऑफ क्रेडिट का कानून दूसरे देश के लेटर ऑफ क्रेडिट के कानून से कैसे मैच कर सकता है। यहाँ पर इंडिया में एक बैंक का इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंक के इंटरेस्ट रेट से मैच नहीं हो रहा, तो एक देश का लेटर ऑफ क्रेडिट दूसरे देश के लेटर ऑफ क्रेडिट के कानून से कैसे मैच हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर आपको एक ऐसा यूनिफॉर्म लॉ दिया जिसके बेस पर पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और इसी को यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट कहा जाता है ना। इसको कहा जाता है यूसीपीडीसी, शॉर्ट में यूसीपीडीसी। फुल फॉर्म पूछी जा सकते एग्जाम में। यूसीपीडीसी क्या है? यूसी और मी पीडी, है ना, यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट। ये आईसीसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसी बेस पर यहाँ पर सारी सारी चीजें लेटर ऑफ क्रेडिट की जो है वो डील होती हैं, काम करती हैं। तो यूसी तुमने देखा, मेरे को पीड़ा हुई और देन मैंने भी देखा तुम्हें। ठीक है, उसने हमें देखा आंखों ही आंखों में, उसने हमें देखा ही आंखों ही आंखों में, हम भी उसकी नजरों में डूब गए यूं कि अब पता चला कि उसकी नजरों में डूबने से अच्छा समुद्र में डूबना ही था। चलो सर, सुबह सुबह क्या पिटते? जिस दिन नींद पूरी नहीं होती ना उस दिन ऐसे ही होता है मेरे साथ, क्या करूंगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं। और बताओ, अब आगे चलें। एंसिलरी क्रेडिट, एंसिलरी क्रेडिट तो मैंने नहीं सुना यार, याद नहीं यार। एंटिसिपेटरी तो सुना है मैंने, एंसिलरी, एंसिलरी तो होता है साथ में कोई और फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन कुछ करे। सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट देखा था, पता नहीं भाई।
पता नहीं कौन कौन से लेटर ऑफ क्रेडिट देख चुके हो। मेरे सामने तो यही है यार जो मैंने पढ़ाया, मैंने तो यही पढ़े हैं। पढ़ के लग रहा है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉड है, जहां सब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। वो तो है ही। आज सीए करेंगे 10:30 बजे। तो वही लिखा होगा भाई कहीं। मैं तो जस्ट देसी भाषा में बता सकता हूँ चीजों के बारे में, है ना। कहीं कोई अंदर शब्द आया होगा तो देख लो यार। चले आगे चले। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज पे लेके चलता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी पे लेके चलता हूँ। और वो कहानी कुछ ऐसी है कि इन केस यहाँ पर आपकी जो इंपोर्टर है वो यहाँ पर कहे कि मुझे अभी पैसा देने में सक्षम नहीं हूं। ठीक है, मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूं। तो क्या किया जा सकता है? तो यहां पर जो इंपोर्टर है उसको यहां पर आपकी मदद की जा सकती है पैसे के फॉर्म में। मदद की जा सकती है पैसे के फॉर्म में कि चलो तुम्हें पैसा ये लो, और इस पैसे से तुम यहां पर एक्सपोर्ट जो तुमने किया है उसकी पेमेंट कर दो और माल छुड़वाओ, माल वाल बेचो, और उसके बाद जो पैसा आएगा उससे ये तुम्हें जो हमने पैसा दिया है उसको यहाँ पर चुका देना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो इंपोर्टर है उसको यहाँ पर आपका एक प्रकार से लोन दिया जाता है। जो इंपोर्टर है वो यहाँ पर लोन लेता है। वो लोन किससे लेता है? वो लोन यहाँ पर ऑब्वियस है, जो इंपोर्टर है वो लोन लेगा किसी एक्सपोर्टर के यहाँ। जो एक्सपोर्टर की कंट्री है उससे इंपोर्टर जो है लोन लेगा वहां की करेंसी में। वहां की करेंसी में लोन लेके, वहां के बैंक से लोन लेके वो राज फ्लेवर को पेमेंट कर देगा। अब वहां का जो बैंक है वो यहां पर इंपोर्टर को लोन देगा क्यों? क्यों देगा लोन? क्योंकि उस पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर का जो बैंक था या फिर उस कंट्री का जो बैंक था वो क्या करता है, अब ऑब्वियस है उसने लोन देना है इंपोर्टर को। अब वो क्या करेगा, वो जो इंपोर्टर के बैंक है वहां पर उस कंट्री में जो इंपोर्टर का बैंक है उससे बातचीत करेगा, उससे कहेगा कि आपका जो इंपोर्टर है वो मेरे पास पहुंचा है और मेरे को कह रहा है कि सर लोन का पैसा दे दो ताकि मैं एक्सपोर्टर को पेमेंट कर सकूं। तो जो यहाँ पर इंपोर्टर का बैंक है वो इंपोर्टर का बैंक यहाँ पर एक प्रकार की गारंटी दे देता है यहाँ पर एक्सपोर्टर की कंट्री के बैंक को कि ओके है कि ये कस्टमर हमारा मेरा कस्टमर है, ये जेन्युइन बंदा है, मैं इतने सालों से उसको जानता हूं, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में बढ़िया पॉजिटिव बताकर उसको यहाँ पर एक गारंटी के फॉर्म में उसको चीज दे देता है और कहता है कि अगर कल को ये इंपोर्टर पैसा नहीं चुकाता तो मैं उतना पैसा चुकाऊंगा। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। एक है, ए है यहां पर इंपोर्टर है, ठीक है, और बी एक एक्सपोर्टर था। ए की कंट्री है इंडिया, बी की कंट्री है यहां पर यूएसए। ठीक है, ए का जो बैंक है वो है एसबीआई, बी का बैंक है यूएस बैंक। ओके, तो क्या हुआ कि ए को यहां पर अब पेमेंट करनी है बी को। ए क्या करेगा, ए यहां पर यूएस बैंक को अप्रोच करेगा और यूएस बैंक इसको इंपोर्टर को दे देगा लोन। अब लोन ऐसे कैसे दे देगा? लोन के लिए कहीं कोई श्योरिटी वगैरह कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो यूएस में बैठा बैंक है, वो इंडिया के इस एक्सपोर्टर के बारे में क्या जानता है। तो लोन देने से पहले यहाँ पर यूएसए का बैंक जो है इस बैंक से संपर्क करेगा और ये कहेगा कि हाँ जी ओके है, ये मेरा कस्टमर है, बढ़िया कस्टमर है, मैं उसको जानता हूँ, इसके हमारे पास अकाउंट वकाउंट सब कुछ है, ओके है, डन है, आप इसको लोन दे दीजिए। वो कहेगा लोन तो दे देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्योरिटी तो दो। वो ए को अप्रोच करता है एसबीआई। एसबीआई कहता है कि भाई साहब आपकी श्योरिटी के लिए आया है, आपने लोन डिमांड किया होगा, आपकी श्योरिटी के लिए मेरे पास
आया है कि मैं श्योरिटी दूं, तो श्योरिटी सर ऐसे तो मिलेगी नहीं, कमीशन लगेगा। तो ये कहता है चलो ठीक है मैं कमीशन दे देता हूं तुम्हें, डन, कमीशन लो, तुम अपना खाओ, कमीशन रखो, और मेरे लिए श्योरिटी दो, मेरे लिए गारंटी दो। तो एसबीआई गारंटी दे देता है यूएस बैंक को कि आप इसको पेमेंट कर दीजिए, इनकेस अगर कल को आपका लोन नहीं चुकाता तो मैं इसके बिहाफ पर आपको लोन चुकाऊंगा। तो यहाँ पर श्योरिटी दी जाती है, और यूएस से बैंक जो है इसके बदले में जब ये प्रोसीजर हो जाता है लोन दे देता है, और लोन के पैसे से जो एक्सपोर्टर का पेमेंट है वो कर दिया जाता है। और लेटर ऑन ये अपना सामान जो बेच देता है, सामान जो भी इसने किया था, इंपोर्ट किया तो उसको बेच देता है, पैसा आता है, उस पैसे से इस बैंक का लोन चुका देता है धीरे धीरे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया गया था। तो ये गारंटी वारंटी भी तब खत्म हो जाती है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी टर्म्स को समझते हैं। जो लोन दिया जाता है यहाँ पर ए के द्वारा, यूएसए के बैंक ने यहाँ पर ए को लोन दिया था, इस लोन को हम कहते हैं बायर्स क्रेडिट। इस लोन को हम कहते हैं बायर्स क्रेडिट। ठीक है, और जो एसबीआई ने यूएसए बैंक को जो गारंटी दी थी उसको कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, समझे मेरी बात? ओके, तो ये यहां पर मैंने अभी आपको केस बताया। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है ये यहां पर तब जारी किया जाता है जब ये वाला बैंक और ये वाला बैंक अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये वाला बैंक और ये वाला बैंक जब अलग अलग होते हैं तो यहां पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया जाता है। अगर यहां पर यूएसए में भी एसबीआई बैंक होता और इंडिया में भी एसबीआई बैंक होता, यानी कि दोनों ही बैंक सेम होते हैं, उनकी ब्रांचेस अलग अलग है, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं तो लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाता है। तो लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो एक ही चीज है, बस फर्क इतना है कि लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाता है, दोनों बैंक्स जो है, दोनों देशों के जो बैंक्स है वो सेम है, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तब जारी किया जाता है जब दोनों के बैंक्स जो है दोनों में अलग अलग है। बाकी कंसेप्ट सेम है, फंक्शनिंग सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ओके। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ये जो पर्सन है, ये ए जो है, इसने यहीं से लोन क्यों लिया, इसने इंडिया से लोन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसको पेमेंट वहां के लोन में पैसे में करनी है ना, वहां की कंट्री में पेमेंट करनी है, वहां के पैसे में करनी है, तो इसलिए वहीं से ही लोन लिया जा रहा है उसके द्वारा। इसी को बायर्स क्रेडिट कहते हैं, इसलिए ये चीज की जा सकती है, ये चीज अलाउड है बाय सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, रियल एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी और आपको इसमें मिल जाएगी, थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कुछ चीजों के बारे में, आपको एक बार रिपीट भी हो जाएगा और सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हाल ही में यहाँ पर एक केस हुआ था पीएनबी और नीरव मोदी का। जो पीएनबी और नीरव मोदी का केस हुआ था वो यही हुआ था जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें यही हुआ था कि जो ए था वो नीरव मोदी था, उसने क्या किया था, बी नाम से एक्सपोर्टर जो था उससे यहाँ पर आपका डायमंड जो थे वो इंपोर्ट किए थे, उसने जो थे डायमंड्स जो थे वो इंपोर्ट किए थे। ठीक है, अब जो डायमंड इंपोर्ट किए उसने लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह के थ्रू इंपोर्ट किया। अब नीरव मोदी जो था वो कैपेबल नहीं था इसको पेमेंट करने के लिए, तो उसने क्या किया, वहां के जो हांगकांग वगैरह जो भी बैंक थे, जो भी इंपोर्टर कंट्री थी, उनमें वहां पर बायर्स क्रेडिट ले लिया। और बायर्स क्रेडिट उसको कैसे मिला? बायर्स क्रेडिट मिला क्योंकि उसके इंडिया में जो बैंक था वो पीएनबी था, नीरव मोदी का बैंक पीएनबी था। तो पीएनबी ने यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ पर जारी कर दिए वहां के बैंक को, और उनको यहाँ पर बायर्स क्रेडिट दे दिया गया। और लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन अब सिचुएशन ऐसी आई कि नीरव मोदी भाग गया, और नीरव मोदी भागा तो इसका मतलब जो बायर्स क्रेडिट थे वो यहाँ पर उसने उसका लोन वापस चुकाया ही नहीं। बायर्स क्रेडिट के बदले जो लोन लिया था उसको चुकाना था, वो उसने चुकाया नहीं। अब नहीं चुकाया तो ऑब्वियस है ये जो बैंक है वो तो इंडिया के पीएनबी को पकड़ेंगे ना, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी उसकी। पीएनबी पकड़ेंगे कि भाई साहब आपने गारंटी दी थी, पैसा लाओ। और पीएनबी यहाँ पर नीरव मोदी से बात कर रहे हैं, नीरव मोदी जी गायब हैं जी, है ना, जी तो क्या लगाए, मतलब गायब है नीरव मोदी। समझ गए मेरी बात?
है ना। तो यहां पर पंगा पड़ गया पीएनबी का, जो 14-15 हजार करोड़ का नुकसान लग गया। अब आखिरकार ये हुआ कैसे, थोड़ा सा और इसको और गहन अध्ययन करते हैं। नीरव मोदी ने एक गेम खेला, उसने ये गेम खेला कि जो एक्सपोर्टर था मतलब यहां पर कमी कहां रही, ये चीज हुई क्यों। जो एक्सपोर्टर था वो एक्सपोर्टर भी क्या हुआ, नीरव मोदी की ही कोई और अपने ही जानकारी की कंपनी थी। जानकारी कहने का मतलब कि इसी की कंपनी थी इनडायरेक्टली। अब ऑब्वियस है, मैं अपनी बुआ फूफा मामा ताता चाचा ताया जो भी है उनकी कोई एक कंपनी खुलवा लूं वहां पे, है ना, या किसी भी एक अपने एम्प्लॉय के नाम से कंपनी खुलवा लूं वहां पर मैं अपनी, है ना, तो क्या पता लगेगा किसी को, नहीं पता लगेगा, है ना। तो वो एक्सपोर्टर था, उसकी खुद की कंपनी थी और उसने वहां से डायमंड, खुद के ही डायमंड थे और उसने एक्सपोर्ट करवा दिए। उसके बदले में उसने लेटर ऑफ क्रेडिट भी जारी करा दिया और वही लेटर ऑफ क्रेडिट की पेमेंट नहीं करने के लिए उसने वहां से लोन भी ले लिया। खुद के हीरो के लिए खुद ही लोन ले लिया भाई, खुद के हीरो के लिए खुद ही लोन ले लिया। क्या बात है ना। मतलब हीरे कहीं आए नहीं ना गए, खुद के हीरे खरीदने के लिए बैंक से लोन ले लिया और बैंक ने लोन दे दिया, बायर्स क्रेडिट तक दे दिया। और फिर अब जब हीरे ना ही आए ना गए, खुद के हीरे हैं, सब कुछ खुद का ही है, पैसा उसने ले लिया और उसने चुकाना था ही नहीं बैंक, और यहां पर फ्रॉड हो गया, वो भाग गया और पेमेंट करी नहीं गई। ठीक है, अब इसमें एक और खेल खेला गया, इसमें पीएनबी के स्टाफ को और इन्वॉल्व किया गया। पीएनबी के स्टाफ को कैसे इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी हो रहा था तो उस टाइम पे ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यहां पर देखो 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ यहां पर जो अमाउंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की गई, ऐसा कहा जा रहा है कि ये यहां पर हायर अथॉरिटीज के यहां पर परमिशन के बिना यहां पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी की जा रही थी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को यहां पर पहुंचाया जा रहा था, यहां पर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, स्विफ्ट होता है वो, स्विफ्ट के माध्यम से यहां पर पहुंचाया जाता है। तो स्विफ्ट के माध्यम से पहुंचाया तो जा रहा था, लेकिन स्विफ्ट जो था जिस माध्यम से पहुंच रहा था वो अलग से एक सॉफ्टवेयर था। वो सॉफ्टवेयर बैंक के इंटरनल सॉफ्टवेयर जो फिनेकल है उसके साथ लिंक नहीं था। तो इसलिए जो भी रिपोर्ट्स थी, जो भी रिपोर्ट होती है इंटरनल रिपोर्ट, वो बैंक में जनरेट ही नहीं हो रही थी, जिससे पता चल सके कि लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इतनी इतनी हैवी अमाउंट के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए जा रहे हैं। तो पीएनबी के वहां के स्टाफ ने इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसने यहां पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द हायर अथॉरिटीज उसने जारी की। अब ऑब्वियस है, बाहर के यूएसए बैंक को क्या लेना देना कि भाई हायर अथॉरिटीज के बिना जारी किए कि उसके साथ जारी किए, उसको कोई लेना देना तो है नहीं, है ना। उसको तो मतलब है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बैंक से है, उसको क्या मतलब कि पीछे से परमिशन ली कि नहीं ली। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो इसलिए यहां पर वो परमिशन भी नहीं ली, क्योंकि परमिशन लेते पीएनबी के हायर ऑफिशियल से तो हो सकता है उन्होंने परमिशन ना देते या और फॉर्मेलिटीज करते, जो भी था रीजन, है ना, व्हाटसोएवर इज द रीजन, वो यहाँ पर गड़बड़ वहां पर हुई। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाद में जब देखा गया, जब यहाँ पर ये सारा का सारा खेल सामने आया, तो ऑब्वियस है पीएनबी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बदले में पेमेंट करनी थी। तो उसके हायर अथॉरिटीज ने यहाँ पर जब इसको चेक किया कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कब जारी किए, कैसे जारी किए, तो पता चला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ पर फर्जी जारी हुए थे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी यहाँ पर बैंक की जो हायर अथॉरिटीज के परमिशन के बिना जारी किए गए थे, और वहीं पर ही यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और एम्प्लॉयज भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, सीबीआई फ्रॉड वगैरह का केस बन जाता है इस केस को। और फिर अब बैंक तो लाइबल है, क्योंकि बैंक के ऑफिशियल ने साइन वाइन करके पूरा प्रॉपर उनको भेजा था, तो बैंक ने फिर ये 14-15 हजार करोड़ रुपए जो है भरे, बैंक ने भरे, पेमेंट करी और बैंक फिर से उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था बैंक डूब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट था और वो किया गया। अब उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि हम जो जिसने हम जिसके बदले हमने पेमेंट करी है, अब उससे पैसा वसूल किया जाए, है ना। तो वो कवायद जारी है नीरव मोदी से पैसा वसूल करने की, है ना। जैसे भी जो भी उसकी प्रॉपर्टी जो भी है चीजें वो कही जाएंगी, खैर वो एनपीए के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या होगा कैसे होगा, राइट। तो अब ये कहानी मैंने नीरव मोदी के केस की बताई। अब बताओ, कुछ अभी कुछ बचा है, कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। हाँ, एम्प्लॉय सस्पेंड सस्पेंड हो गए, केस वेस चल रहा है। सर यहीं से लोन लेकर, नहीं वो चीज नहीं, वो वहीं से ही हो रहा है, एक कंसेप्ट ही वहां के लोन का है।
होता ही यहीं से है। आप बाहर पेमेंट नहीं कर सकते लोन लेकर पर्टिकुलर इस चीज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन। ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है, वो तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी के लालच में ना आए तो सब बचा जा सकता है। फ्रॉड तभी होते हैं जब खुद आप इन्वॉल्व होते हो। बाकी अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते रहे तो फ्रॉड अगर होगा भी तो आप बच जाओगे, है ना। कौन सब सर आएंगे पटना? लेट आए हो क्लास में? सब बाहर क्रेडिट लिमिट कितने तक हो सकता है? तुम्हारे क्वेश्चन गजब होते हैं भाई, मतलब कुछ बियॉन्ड थिंकिंग ही हो जाती है तुम्हारी। बस तुम्हारा, मुझे लगता है तुम्हारा एक दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये सर धरती किसने बनाई है, मैं इस धरती पर कैसे आया, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई धरती पर, कौन पहले आया था, अंडा आया था, मुर्गी आई थी। बस तुम्हारा यही क्वेश्चन पूछना बाकी है। हमारी करंट की क्लास में भी क्वेश्चन गजब होते हैं, इस क्लास में तुम वैसे ही गजब ही क्वेश्चन पूछते हो, है ना। अरे यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यार जो इसके क्वेश्चन होते हैं। ये वो यूपीएससी वाला लक्ष्मीकांत नहीं है, ये है वो जो जुदाई मूवी में परेश रावल था ना, जिसके माथे पर क्वेश्चन मार्क का निशान था। भाई उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है कितना वो लोन मिल सकता है, लोन की कोई लिमिट थोड़ी ना होती है। लोन तो एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी एलिजिबिलिटी है। उसने 14,000 करोड़ ले लिया ना, यार उत्कर्ष ये सब चीजें चेक हो जाती हैं। मतलब कि वही कह रहा हूँ ना कि सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं सब चीजें मिली भगत के साथ होती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। छुट्टी सोच रहा हूँ, छुट्टी कर दूं, मन नहीं है लेकिन। सब पीएनबी क्यों कर रहे हो, ऑफिस के किसी ब्रांच के लोग ने बिना बताए किया था? तो पीएनबी की लाइबिलिटी थी ना, ऑफिसर तो पीएनबी के थे ना। जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जो डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भेजा गया, वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नकली नहीं था। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो असली था, प्रॉपर था। जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो ऑनलाइन आप तरीका होता है भेजने का, वो सही था। जो यूजर आईडी से भेजा गया, पासवर्ड भेजे गए, वो बैंक के ऑफिशियल के आईडी थे ना, तो इसलिए बैंक लाइबल है उसके लिए। मेरे सीए क्लास फिलहाल 10:30 है आज। सर आप कमीशन लेते थे लोन पास करने का? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। मेरे 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 से पढ़कर इतने टाइम से तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? हाँ वो तो होंगे, डायमंड्स तो होंगे, डायमंड तो फिजिकली दिखाए भी होंगे उसने। ये हंस रहे हो तुम तो, क्या मतलब है यार, हंसने का क्या मतलब? मेरी बात पे हंस रहे हो तुम लोग यार। सर थोड़ा तेज बोलिया करिए प्लीज, तेज बोलिया करें, तेज 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 बोलते हैं, तेज। सर आगे चलो प्लीज। पायल कह रही है आगे चलो। पायल की स्पेलिंग में PAYEL है, नया सा नाम सुना ना। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से, लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, एक एक चीज। इसमें अब कुछ भी और बताने वाला नहीं है, लेकिन एक लास्ट चीज सुन के जाओ, बड़ी अच्छी चीज। और वो ये है कि जो मैंने आपको क्रेडिट फैसिलिटी शुरुआत की थी, उसके यहाँ पर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में मैंने आपको डिफरेंस मतलब कि एक शुरुआत की थी। अब ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में डिफरेंस क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे समझते हैं। फंड बेस्ड लैंडिंग उसको कहते हैं जहां पर पहला दिन से पैसा इन्वॉल्व हो जाता है।
यहाँ पर पहले दिन से पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि पहले दिन से पैसा जो है वो बोरोवर के पास पहुंच जाता है, उसको फंड बेस्ड लैंडिंग कहते हैं। और नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग होती है जिसमें पहले दिन से आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, लाइक द बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट में आपकी केवल और केवल बैंक के द्वारा गारंटी दी जाती है, पहले दिन पैसा नहीं दिया जाता। पैसा कब इन्वॉल्व होता है? पैसा तब इन्वॉल्व होता है जब वो चीज यहाँ पर गड़बड़ कर जाता है, कस्टमर नहीं चुकाता, तब जाके उस वक्त पैसा इन्वॉल्व होता है और वो पैसा बैंक देता है। टिल दैट टाइम यहाँ पर आपका कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं हो। आप खुद देखो, बैंक गारंटी में क्या मैंने किसी को पैसा दिया था स्टार्टिंग में? नहीं दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट में मैंने पैसा दिया था शुरुआत में? नहीं दिया। तो जब पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी को हम नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग कहते हैं, और जिसमें पैसा इन्वॉल्व है पहले दिन से उसको हम फंड बेस्ड लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड का डिफरेंस यहाँ पर होता है। और जो फंड बेस्ड लैंडिंग है वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आपके इंक्लूड होती है, और जो नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग है वो आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि बैलेंस शीट जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट में वही चीज इन्वॉल्व होती है जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। और अगर किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वो यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनको नोट डाउन करना, इनको यहाँ पर लिखना। तो इनको हम बैलेंस शीट के नीचे, हमारे पास एक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है या फिर हमारे पास फुट नोट्स होते हैं, उनमें यहाँ पर इनकी वैल्यू और सारी चीजें इनकी मेंशन की जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी जाती क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन नीचे हम जरूर उसके मेंशन करते हैं अलग से, उसको फुट नोट या फिर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कहते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपकी क्लास जो है अगली, आई थिंक ना ही कल है ना ही मैंने मंडे को रखी है, शायद आपकी क्लास अगली ट्यूसडे होगी, फिर भी एक बार चेक कर लेना शेड्यूल में, है ना। तो आपकी क्लास यहाँ पर जब भी है अगली, जो भी तारीख को है ना, मुझे तारीख शायद ट्यूसडे को ही होनी चाहिए आपकी अगली क्लास, तो हम ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे। बीच में संडे को जरूर मिलेंगे पटना में। मैं, हर्षल सर और अंकुश लांबा सर आ रहे हैं, तीनों के तीनों हम मिलेंगे संडे को 1 बजे आप सभी से। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास तो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी करंट अफेयर्स की क्लास। कल मैं दिल्ली हूँगा, लेकिन जाने से पहले फ्लाइट मेरी शाम को, तो बीच में मैं समय निकाल कर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास डेफिनेटली ले लूंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं होगा तो हो जाएगा। आरबी ग्रेड बी क्लास भी मेरे ट्यूसडे या वेडनेसडे को शेड्यूल, ट्यूसडे को ही होगी वो भी। चलो चलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं फिर करंट अफेयर्स की क्लास में। ओके, चलो बाय बाय।